कई सारे साइंटिस्ट ने कुछ लॉज दिए गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह को रिलेट करके। बॉयल ने कहा कि पीवी इक्वल्स कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स ने कहा प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और कौन सा था इसके बाद में? वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर कुछ डाल्टन्स लॉ है, ये सारे लॉ हैं। तो एक्चुअल में ये जब लॉ इस्टेब्लिश हुए थे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थे। क्या थे? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस कि ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, किसी के पास इसका जवाब नहीं था कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही बना रहता है, तो क्यों कांस्टेंट बना रहता है, इसका कोई भी जवाब नहीं था किसी के पास भी। बॉयल के पास भी जवाब नहीं था। चार्ल्स ने कहा कि पी बाई टी कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन क्यों रहेगा कांस्टेंट, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे इन गैस लॉस को कि एक्चुअल में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट क्यों बना रहता है। और जब हमें इसका वाई पता लग जाएगा, इसका कॉज पता लग जाएगा, रीजन पता लग जाएगा, तो फिर हम ये भी पता लगा लेंगे कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड इसको फॉलो नहीं कर रही। पहले तो हमें ये पता लगे ना कि आइडियल गैस पी वी कांस्टेंट फॉलो कर क्यों रहा है, तब हम समझ पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों फॉलो नहीं कर रही। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसे फॉलो नहीं कर रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसमें क्या हमें चेंज करने पड़ेंगे, वो तब ही समझ में आएगी जब हमें इसका सब इस सारे फिनोमेनन के पीछे का रीजन पता हो। और इसके रीजन को समझने के लिए हमें एक एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस। और इत्तेफाक से यही एक इक्वेशन, सिर्फ एक इक्वेशन से ही ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी चीजें इसमें से अपने आप निकल कर आ जाती, इस एक इक्वेशन से, प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस। मतलब कोई भी गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, तो वो प्रेशर क्यों एग्जर्ट कर रही है और कितना एग्जर्ट कर रही है, क्यों एग्जर्ट कर रही है और कितना एग्जर्ट कर रही है प्रेशर गैस। इसके लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे जिसे हम कहते हैं क्या? प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस। ओके, 45, बहुत ध्यान से समझना। प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी लंबा डेरिवेशन है ये। प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस, ठीक है। प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस, इसके लिए हम एक कंसिडर कर रहे हैं एक कंटेनर, क्यूबिकल कंटेनर, एक्स वाई जेड एक्सिस पर, एक्स वाई जेड एक्सिस पर क्यूबिकल कंटेनर हम कंसिडर कर रहे हैं ये। ठीक है, ये क्यूबिकल कंटेनर एक्स वाई जेड एक्सिस पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और इस कंटेनर की जो साइड है, क्यूबिकल कंटेनर की साइड हमने ले रखी है कितनी? ए। हर तरफ से कैसी है ये? हर तरफ से ये स्मॉल ए है। क्लियर हुई बात? तो इस पूरे के पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a⁻3। सिंपल सी बात है बिल्कुल। अब इसके अंदर बहुत सारी मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर। गैस के एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ वन मॉलिक्यूल स्मॉल m, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉल n। तो आप स्मॉल m और स्मॉल n को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपिटल M बन जाएगा क्या? मास ऑफ गैस, पूरी की पूरी गैस। बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूं इसलिए ध्यान से समझना। अब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल जिसका मोशन ये है। दिस इज द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान से समझना, देखो ये इसका मॉलिक्यूल है और इसकी वेलोसिटी है कितनी? v।
अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ना तो मैंने इस v को बनाया x एक्सिस के अलोंग, ना मैंने बनाया इसे y एक्सिस के अलोंग, ना मैंने इसे बनाया z एक्सिस के अलोंग, है ना। तो फिर क्या करेंगे हम, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, तो अब हम इस वेलोसिटी को 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। इसका एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, जो x एक्सिस के अलोंग है, मैं इसको लिख दूंगा क्या, vx। दूसरा कंपोनेंट कहां, जो y डायरेक्शन में है, y एक्सिस के अलोंग है, इसे मैं लिख दूंगा vy। और तीसरा कंपोनेंट जो x एक्सिस z एक्सिस के अलोंग है, इसको मैं रख दूंगा क्या, vz। करेक्ट। अब ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मास m है, और इसकी मैं वेलोसिटी को लिख रहा हूं, पहले मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूं v1। तो अब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, v1x, v1y, v1z, और बाकी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए v2x, v2y, v2z कर लेंगे हम। डायग्राम में केवल एक मॉलिक्यूल के बता रहे हैं। अब इस मॉलिक्यूल में 3 वेलोसिटीज हैं एक साथ, x एक्सिस के अलोंग भी आगे बढ़ रहा है, y एक्सिस के अलोंग ऊपर उठ रहा है, और z एक्सिस के अलोंग साइड में चल रहा है। हम इनमें से एक एक करके एक ही वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। हम पहले कंसीडर कर रहे हैं केवल उस वेलोसिटी को जिस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि इसमें ना तो हम vy के चक्कर में पड़ रहे हैं, ना हम vz के चक्कर में पड़ रहे हैं। हम अभी केवल एक एक करके स्टडी करेंगे तीनों वेलोसिटीज की। तो अभी हम कौन सी वेलोसिटी ले रहे हैं, केवल वो वेलोसिटी, हम ये मान के चल रहे हैं कि मॉलिक्यूल सिर्फ सीधे 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 x एक्सिस के अलोंग चलते हुए जा रहा है। कितनी वेलोसिटी चलते जा रहा है, v1x वेलोसिटी से सीधे सीधे x एक्सिस के अलोंग चलते हुए जा रहा है। तो जब ये x एक्सिस के अलोंग चलते हुए जाएगा तो कहां टकराएगा जी, इस सामने इस वाली दीवार से टकराएगा। ठीक, अब मैं इसका नाम लिख देता हूं, नाम मैं वही लिखूं जो आपके नोट्स में होने वाला है, ओ ए बी, ये सी है, ये डी, ये पॉइंट ई, ये एफ, और ये जी। तो जब ये चलता चला जाएगा, मॉलिक्यूल चलता चला जाएगा, तो कहां जाके टकराएगा, कौन सी वाली दीवार से जाके हेड ऑन कोलिजन करेगा, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ पर जाकर ये टकरा जाएगा, है ना। यूं टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, वापस जाएगा अपने रास्ते पे, और जब वापस रास्ते पे लौट के जाएगा तो कहां टकराएगा, तो ये टकराएगा, कहां टकराएगा, ए इस वाली वॉल से जाके टकराएगा। कौन सी वाली वॉल से जाके टकराएगा, ओ सी डी जी, है ना। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मॉलिक्यूल केवल कहाँ है, केवल केवल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, चलते चलते सामने दीवार से टकराया, ठीक। और वही कंडीशन बनेगी कौन सी, जो जहां चूहा टकरा रहा है हाथी से, तो हाथी पे क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं, चूहा रिबाउंड हो जाएगा वापस, वापस अपने वेलोसिटी से रिबाउंड हुआ, और जाकर के फिर सामने वाली दीवार से टकराया, फिर इसके साथ भी वही कंडीशन बनी, और ये यही क्या कर रहा है, खट 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 टकराता चल रहा है यहाँ पर। इसकी एक टक्कर हम कंसीडर करेंगे ये वाली, फिर कंसीडर करेंगे वाई वाली, और फिर कंसीडर करेंगे जेड वाली। तो पहले एक्स वाली से निपट लें, एक से निपटना मुश्किल है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो अब इसकी जो वेलोसिटी है v1, इस वेलोसिटी v1 को हम कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, हमने इसे 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। तो हम लिखेंगे v1 x वेक्टर इज इक्वल, सॉरी, v1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 x वेक्टर प्लस v1 y वेक्टर प्लस v1 z वेक्टर। 3 अलग अलग वेलोसिटीज में हमने इसको क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। और ये तो वेक्टर नोटेशन हो गया, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, v1 x स्क्वायर प्लस v1 y स्क्वायर प्लस v1 z स्क्वायर। याद कीजिएगा बात ये, है ना। चलो फिर से थोड़ा सा मैं वो याद कर ले, मैं क्या वेक्टर वेक्टर याद करूं, या समझ आ गई बात, इतनी है आ गई। ये केवल मैग्नीट्यूड है, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, ये वेक्टर का रिजोल्यूशन है, और ये केवल उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी। अब ध्यान से समझना, हमने यहाँ कुछ बातें लिख ली पहली मोटी मोटी, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल स्मॉल एम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल एन, m इंटू एन मास ऑफ द गैस हो गया, और वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो गया,
वॉल्यूम ऑफ गैस निकल कर आया A⁻3, ये हो गया आपका वॉल्यूम V। समझ आ गई बात? A⁻3 इक्वल्स वॉल्यूम V। अब ये सारी बातें मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब हम बाकी मॉलिक्यूल्स की कितनी वेलोसिटीज हो जाएंगी? एक मॉलिक्यूल की है तो अदर मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएंगे? अदर मॉलिक्यूल्स के लिए, दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए V2 वेक्टर विल बी इज इक्वल टू व्हाट? V2x वेक्टर प्लस V2y वेक्टर प्लस V2z वेक्टर, और इसी के साथ में क्या बनेगा बोलो? ये बनेगा V2 स्क्वायर इक्वल टू V2x स्क्वायर प्लस V2y स्क्वायर प्लस V3z, वो सॉरी V2z स्क्वायर। ये अलग अलग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए बन गए। और nth मॉलिक्यूल के लिए क्या बनेगा? Vn स्क्वायर इज इक्वल टू Vnx स्क्वायर प्लस Vny स्क्वायर प्लस Vnz स्क्वायर। ये nth मॉलिक्यूल के लिए बन गया। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये केवल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। मॉलिक्यूल कहां चल रहा है? केवल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कितना हो गया? कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ओनली एक्स एक्सिस। तो फिर इसका मोमेंटम कितना हो गया? पी एक्स इज इक्वल टू होगा mv1x वेक्टर। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम कितना हुआ? मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग v1x वेक्टर, ठीक है। अब ये mv1x वेक्टर से टकराया, जाके कहां टकराया? दीवार से टकराया, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या हुआ? अब टकराने के बाद में ये वापस रिबाउंड हो गया। तो ये मॉलिक्यूल का मोमेंटम है। कब है ये मॉलिक्यूल का मोमेंटम? बिफोर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन कितना हुआ? माइनस पी एक्स माइनस एम v1x। ये कब हुआ? आफ्टर कोलिजन। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया बोलो भाई? चेंज इन मोमेंटम कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल -2mv1x वेक्टर। फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करोगे ना आप, फाइनल माइनस में है, इनिशियल को भी माइनस में आएगा, तो -2m1v1x हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि ये कोलिजन कैसा है? कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल। जिस दीवार से टकरा रहा है दोनों मिलकर कितना होना चाहिए? जीरो, जीरो होना चाहिए। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना? -2mv1x वेक्टर प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपल सी बात है, फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल कितना बना भाई? +2mv1x वेक्टर। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल हुआ। सिंपल सी बात है, मोमेंटम कंजर्व है। एक में मोमेंटम का नेगेटिव चेंज आया तो दूसरे वाले में मोमेंटम का पॉजिटिव चेंज आएगा, ताकि दोनों मिलकर अब भी वहीं का वहीं बना रहे। क्लियर हुई इतनी बात? ये अब चेंज इन मोमेंटम एक मॉलिक्यूल से टकराया, अब ये मॉलिक्यूल के ने कहां टक्कर मारी थी? अभी टक्कर मारी थी ये, मोमेंटम इसका वॉल का चेंज कर दिया इसने। अब यहां से टकराने के बाद ये किधर चला? ये सामने वाली दीवार के साथ चला। कहां चला? इसकी तरफ चला, OCDG वॉल्स की तरफ चला, और जाकर फिर टक्कर मारी वहां पर इसने। सामने टक्कर मारने के बाद में फिर वापस यहीं आने लगा, फिर टक्कर मारी इसने। करेक्ट। अब बताना, देखो ध्यान से समझना। ये जो वॉल है हमारी ABEF से दो बार टकराने के बीच इसे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 2 वे चलना पड़ेगा ना, क्योंकि एक टक्कर मारने के बाद ये सामने दीवार तक गया और फिर वहां से टक्कर लगाने के बाद फिर वापस आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन
टू सक्सेसिव कोलिजन कितना है 2a। ठीक है, अब बताइए जरा ध्यान से, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लगेगा इसको बताओ। एक बार यहां टकराया, टकराने के बाद में फिर अगली बार टकराने तक कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना चला इसने, स्पीड कितनी है इसकी? v1x। ये सेकंड का टाइम लगा, करेक्ट। अब इतने टाइम में इसने मॉलिक्यूल ने वॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया? 2mv1x ट्रांसफर कर दिया। हाँ जी, एक टक्कर में मोमेंटम ट्रांसफर करा इसने 2mv1x, और दो टक्करों के बीच का टाइम कितना है? 2a/v1x सेकेंड। बता सकते हो कि एक सेकंड में कितनी कितनी कोलिजन करेगा है? एक सेकंड में कितनी बार टक्कर मारेगा? नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड कितने होंगे बताओ? अरे नहीं, देखो, दो बार कोलिजन के बीच का टाइम है 2x/v1। चलो मैं इसको कह रहा हूं कि ये 0.1 सेकेंड का टाइम है। 0.1 सेकेंड का टाइम है। आप ध्यान से समझना, देखो, ए यहां से आया, टाइम लगा 0.1 सेकेंड, फिर लगा 0.1 सेकेंड, फिर लगा टाइम 0.1 सेकेंड, फिर लगा टाइम 0.1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितनी टक्कर मार ले गए? अभी से छोड़ दो, उसे जो बता रहा हूं, टक्कर मार के चला, 0.1 सेकेंड लगा, फिर 0.1 सेकेंड लगा, फिर तो कितनी बार टक्कर मार लेगा? 10 बार हो जाएगा ना ये एक सेकेंड में। कैसे निकाला आपने? 1/0.1। तो नंबर ऑफ कोलिजन होगा इसका रेसिप्रोकल, v1x/2a। कितना? v1x/2a। अच्छा, एक टक्कर में इसने मोमेंटम कितना ट्रांसफर करा है वॉल को? 2mv1x। तो एक सेकंड में टोटल कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा? एक बार टकराने पर इसने मोमेंटम में, वॉल के मोमेंटम में चेंज करा +2mv1x। तो एक सेकंड में कितना चेंज करेगा? जितनी बार टकरा रहा है, हर बार टकराने में कितना मोमेंटम चेंज करेगा? हर बार ये चेंज। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड कितना होगा बोलो? मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन 1 कोलिजन कितना है? 2mv1x इंटू नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने? v1x/2a। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड कितना हो गया बोलो? ये बन गया, देखो, v1x का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हम अगर हम इसको वो करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2mv1x का होल स्क्वायर बाय 2a कर रहा हूं, बेकार में कंफ्यूज रहा हूं। तो कितना हो गया बताओ ये? v1x² a। अब ये मोमेंटम ट्रांसफर करा किसने? ट्रांसफर करा एक मॉलिक्यूल ने। अब ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर करेंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल ने जितना करा, प्लस दूसरे मॉलिक्यूल ने करा, प्लस तीसरे मॉलिक्यूल ने करा, प्लस चौथे मॉलिक्यूल ने करा। तो फिर कितना हो जाएगा बताओ? तो ये एक मॉलिक्यूल ने ट्रांसफर किया, फिर टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स कितना होगा बोलो जरा? ये निकल कर आ जाएगा आपका v1x² प्लस v2x² कहां तक? mvnx² ये टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया। अच्छा, ये मोमेंटम का चेंज कितने सेकंड में है? ये
ये मोमेंटम का चेंज 1 सेकंड में है। अब न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, न्यूटन सेकंड लॉ लगा लीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया बोलो? चेंज इन मोमेंटम तो ये सारा का सारा आया, और टाइम कितना लगा था? 1 सेकंड लगा था। तो इसका मतलब फोर्स भी कितना हो गया आपका? फोर्स हो गया m/a। मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, सब में से क्या बना? v1 स्क्वायर एक्स प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस कहां तक? vn एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स एक्सर्टेड। किस पर एक्सर्टेड फोर्स हो गया? इस वाली वॉल पर, करेक्ट। अब प्रेशर निकाल लो। प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलिए? एफ एक्स अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इस वाली सामने वाली वॉल का एरिया कितना होगा? ए इंटू ए स्क्वायर। तो अब कितना बना देखो जरा ध्यान से, मैं इस पूरे को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एम अपॉन ए क्यूब v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर अप टू कहां तक? vn एक्स स्क्वायर तक। अब ये तो हुआ प्रेशर। ये प्रेशर हुआ कौन सी वाली वॉल पर प्रेशर हुआ? ये वॉल पर प्रेशर हुआ, वो वॉल जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये आपकी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वॉल है कौन सी? ए बी ई एफ पर। अब जरा ध्यान से देखना, ये प्रेशर है उस वॉल पर जो वॉल है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी वॉल है? ये वाली ई एफ जी डी एफ। अगर इस पर हम प्रेशर निकालेंगे तो वो प्रेशर कितना निकल कर आएगा? बस x की जगह y आ जाएगा। तो पी वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? m/a³ v1 y² प्लस v2 y² और कहां तक? vn y²। अब तीसरी वॉल ले लो, कौन सी वॉल? जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, कौन सी है? ये रही सी बी, ये वाली वॉल। तो इस पर प्रेशर कितना होगा? पी जेड इज इक्वल टू m/a³ होगा, और क्या बनेगा? v1 z² प्लस v2 z² और अप टू vn z²। ठीक है जी, यहां तक की तो बात समझ आ गई। लेकिन क्योंकि गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल का, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब px और py और pz ये सब इक्वल है। इज इक्वल टू में क्या कह दिया हमने इसको? इज इक्वल टू में हमने इसे कहा लेट p, प्रेशर ऑफ द गैस। तो इसका मतलब क्या देखना जरा, 3p इज इक्वल टू हो जाएगा px प्लस py प्लस pz इज इक्वल टू 3p होगा नहीं? तो अब देखना जरा ध्यान से, 3p इज इक्वल टू, देखना जरा ध्यान से, px में भी ये आ रहा है m/a³, py में भी m/a³ आ रहा है, pz में भी m/m³। तो अब क्या कॉमन आ गया? m/a³ कॉमन आ गया। अब देखना जरा ध्यान से, px में तो आया v1 एक्स स्क्वायर, py में से आया v1 y², pz में से आया v1 z²। तो मैं इन तीनों को एक साथ लिख रहा हूं, 1 1 1, फिर 2 2 2 को एक साथ लिख लेंगे। तो ये क्या बना देखना जरा ध्यान से, v1 एक्स स्क्वायर प्लस v1 y² प्लस v1 z² प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस v2 y² प्लस v2 z²। और कहां तक? कहां तक? vn एक्स स्क्वायर प्लस vny² प्लस vnz²। 3p। अरे देखना तो सही, ये क्या बना? ये क्या बन गया? ये तो v1 बन गया है ना। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका m/a³ को मैं वॉल्यूम लिख लेता हूं। ये बना v1 स्क्वायर वेलोसिटी वाला, ये बना v2 स्क्वायर और अप टू vn²। ओके, बात यहां तक समझ आई? अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बोलना जरा? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम तो होता है डेंसिटी। प्रेशर कैपिटल P होता है प्रेशर, इसको तो मैंने लिख दिया डेंसिटी।
है ना? नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इट इज नॉट मास ऑफ द गैस, इट इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ओनली, स्मॉल m है अभी ये। तो मैंने क्या करा, मैंने जबरदस्ती n से मल्टीप्लाई कर दिया यहां अपॉन में v, और जब जबरदस्ती n से मल्टीप्लाई करा तो कहीं ना कहीं n से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, और अप टू वी एन स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई n से मास डिवाइड कर दिया, तो m इंटू एन क्या बन गया, मास ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस क्या बन गया, मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम बन गया डेंसिटी। अब आ गया हिसाब ये पूरा, 3p इज इक्वल टू रो, है ना? अच्छा, अब ये क्या चीज है, बस थोड़ी सी बात रह गई, इसे इसे ध्यान से समझ लो, मैं इसको सब्स्टिट्यूट बाद में करूंगा, पहले हम यहां आ जाएं, पहले हम यहां आ जाएं। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर और अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। जरा देखना तो सही, जब हमने n फिगर्स को ऐड करके n से ही डिवाइड कर दिया, तो एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है एवरेज। एवरेज भी ना हम इसे बोले मीन, ये है मीन। किसका मीन है जी ये मीन है स्क्वायर्स का मीन, क्योंकि कुछ स्क्वायर्स को ऐड करा था हमने। लेकिन स्क्वायर किसका है, वेलोसिटीज का। ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना? अब देखना जरा ध्यान से, मैं इसके ऊपर रूट और लगा दे रहा हूं, तो अब ये क्या बन गया, अब ये पूरी की पूरी जो बन गई, ये बन गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इस पूरे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैंने एक नाम दे दिया, एक सिंबल दे दिया, VRMS। क्या, VRMS। वेलोसिटी कौन सी वाली, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, समझे? अब देखना तो ध्यान से, जब ये पूरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, अगर मैं यहां से रूट लाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, VRMS स्क्वायर बन जाएगा ना। वापस आ जाओ यहीं पे, देखना तो सही जरा, इस पूरे को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को हटा के क्या लिखा जा सकता है, VRMS का स्क्वायर, है ना? और इसके बाद बस अब खत्म पूरी डेरिवेशन, 1/3 रो VRMS स्क्वायर। ये प्रेशर इक्वेशन ऑफ गैस कहलाती है, जिसमें डेंसिटी आ रही है और मॉलिक्यूल्स की आ रही है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अजीब सा फॉर्मूला निकला ना ये, है समझ क्या, कहां तो प्रेशर, कहां डेंसिटी, कहां वेलोसिटी, क्या रिलेशन निकल कर आया है, लेकिन बड़े काम का रिलेशन निकल कर आया। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, गैलुसेक्स लॉ, और ये लॉ और वो लॉ और ये भी लॉ और वो भी लॉ, सारे लॉ जब यहाँ सब का एक्सप्लेनेशन हो गया इसी फॉर्मूले, इसी इक्वेशन से सब चीजों का, सारे लॉज का एक्सप्लेनेशन हो गया आराम से। ठीक है, अब इनके इस फॉर्मूले के बेस पर कल करेंगे एक्सप्लेनेशन। आज आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि घर जाकर इसे एक बार खुद करके देखना, मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। अगर ना हो पाए, ना समझ आए तो कल एक बार फिर कर लेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि